तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो आप लोग की टेंशन बढ़ी हुई होगी। क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो ये सब दिमाग से निकाल के और सिर्फ आप लोग रिवीजन पे ध्यान दीजिए, है ना। तो ही आपका काम सफल होगा। पढ़ते रहिए और सोते रहिए, है ना। और कोई भी चीज़ को पढ़ाई करिए तो उसको ध्यान से पढ़िए, और रिवीजन तो एकदम ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिवाइज के कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसी के साथ आज हम प्रश्नावली 13.1 पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंटर में। तो चलिए आज हम प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक एक आसान तरीके से सॉल्व करवाया था, इसमें भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, है ना। और समझिएगा, समझ के और लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद घंटी को जरूर बजाइएगा सब्सक्राइब करके, और जो आपके दोस्त लोग हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एक अच्छे कॉन्सेप्ट से मैथ को समझ पाएँ, है ना, और एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएँ। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 आज हम करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर होता है। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है ना, उसको अंदर से गड्ढा करके, है ना, एक मतलब एक अर्धगोला गड्ढा उसके अंदर से खोदा गया है ना। और खोदने पर अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो आप लोग को पता होगा कि घन का जो किनारा होता है वो सभी सेम होता है ना। तो इसमें तो कोई अंक नहीं दिया है, ना कुछ क्षेत्रफल दिया है। तो इसे हम देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले चित्र क्या बनाएंगे, बोल रहा है कि एक घन है, ठीक। तो एक घन का हम चित्र बनाएंगे। घन आप लोग जानते होंगे इस तरीके का होता है, जो कि प्रश्न संख्या शायद 4 में भी हम आपको बता चुके हैं। उसमें क्या था कि बाहर से एक अर्धगोला रखा हुआ था, और इसमें क्या है, एक अर्धगोला काट के, है ना, निकाला जाएगा। देखिए किस तरह से, है ना। तो ये एक घन है, ये एक घन है। तो इसका जो ये सारी जो भुजाएं होती है ना, वो बराबर होती है, ठीक है। और एक गड्ढा खोद के निकाला गया है, कि यानी कि ऐसे निकाला गया है, देखिएगा, ये अर्धगोला गड्ढा जो है निकाला गया है काट के। इस घन में से ये अर्धगोला गड्ढा क्या हो गया है, निकाला गया है काट के, है ना। तो अब हम देखिए क्या करने वाले हैं। जैसे हम चलते हैं बारी बारी से, जैसे एक बार हम घन में देख लेंगे और एक बार अर्धगोले में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 फॉर्मूला का उपयोग हम करेंगे, है ना। अब 3 फॉर्मूला क्या क्या चीज़ है। पहला नंबर तो फॉर्मूला होगा घन का, दूसरा नंबर फॉर्मूला होगा अर्धगोले का, और यदि इस घन में से एक अर्धगोला काट के निकाल देंगे, है ना, तो ये जो होगा अंदर से तो अर्धगोला दिखाई देगा, लेकिन आप बाहर से इसको देखेंगे तो ये दिखाई देगा एक वृत्त के आकार का। दिखाई देगा, क्या नहीं देगा, है ना। जैसे में मान के चलिए एक गेंद है, ठीक। एक गेंद को आप बीच से काट लीजिए, और बीच से काट के और ऊपर उसको उठा के देखिएगा तो एक वृत्त के आकार का दिखेगा। जैसे देखिए हम बता दे रहे हैं, जैसे अर्धगोला है सर, है ना। तो अर्धगोला में हम ये जो है एक वृत्त के आकार का होता है ना। अगर मान के चलिए गोला को हम अर्धगोले को उल्टा अगर ऐसे करके रख दें तो ये हमें जो वृत्त है वो दिखाई नहीं देगा। तो सर अगर कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका हम लोग मतलब उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा, है ना। अगर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा तो उसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं होने से मतलब है कि इस चीज़ को, मतलब इस वृत्त को हम इसमें से हटा देंगे। समझिएगा ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे प्रश्न में आपको पता चलेगा। वृत्त को हम लोग हटा देंगे, है ना। तो देखिए वो चीज़ आगे चलते हैं। सबसे पहले आ जाइए घनाकार ब्लॉक, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो घनाकार ब्लॉक में घनाकार ब्लॉक में आते हैं सबसे पहले। तो घनाकार ब्लॉक में यानी कि घनाकार
घन मतलब घनाकार ब्लॉक में आ गए, तो घन की भुजा जो होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मतलब माना कि घन की भुजा बराबर एल, है ना, यानी कि एल हो गया, 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 मतलब सारी जो भुजाएं हैं वो एल में एल मान लिए हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि घन की तो भुजा हो गई एल। अब उसके बाद हम अर्धगोला में चले गए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए इसमें घन का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी घन का क्षेत्रफल क्या होता है, हम यहाँ सूत्र लिखते हैं, मतलब 3 फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं और फॉर्मूले के आधार पे ही चलना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं घन का क्षेत्रफल 1 हो गया, और फिर दूसरा है अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, और फिर वृत्त का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला का हम उपयोग करके इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से एकदम शॉर्ट से शॉर्ट हम बना के दिखाएंगे सर। तो 6L स्क्वायर, तो घन का तो काम खत्म हो गया क्योंकि हमको L पता चल गया। अब अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो 2πr यानी कि अर्धगोलाकार भाग में, अर्ध गोलाकार भाग में, तो देखिए अगर d मतलब अगर ये भुजा यहाँ से यहाँ तक है और इसकी लंबाई L है और अर्धगोला भी यहाँ से लेके यहाँ तक काट के निकाला गया है, तो जो इसकी लंबाई है वो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जिसको हम क्या चीज़ से सूचित करेंगे, d से सूचित करेंगे, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा, L। तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2, यानी कि r क्या चीज़ हो जाएगा, त्रिज्या, r क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो हम कर देंगे L/2। यहाँ पे हमारा अर्धगोले का भी काम खत्म हुआ, और यहाँ πr स्क्वायर है, तो πr स्क्वायर तो r हम निकाल ही लिए हैं। अब चलते हैं हम पूरे ठोस का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो क्या है, घन भी है, अर्धगोला भी है और इसमें वृत्त भी है ना। तो हम लिखेंगे घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, और इसमें से हम घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए घन का क्षेत्रफल हुआ 6L स्क्वायर, घन का क्षेत्रफल हुआ 6L स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल हुआ 2πr स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया हमारा πr स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर का हो जाएगा 6L स्क्वायर, और 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर को आप घटा दीजिए तो हो जाएगा πr स्क्वायर। ठीक है, अब हम लगा देते हैं जो भी मान है या नहीं है सबको लगा देते हैं। तो 6L स्क्वायर पाई गुने r हमने निकाला था L/2, 6L स्क्वायर प्लस पाई और हो जाएगा r स्क्वायर का मतलब यानी कि L/2 हमने अभी अभी निकाला L/2, तो L/2 r स्क्वायर का मतलब L/2 है ना। अब देखिए 6L स्क्वायर हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई L और L, यानी कि L को L से गुना करेंगे हो जाएगा L स्क्वायर, आइए बच गया पाई, तो पाई L स्क्वायर और बटा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, है ना। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और चाहे हम इसको ऐसे बना लेते हैं
इसको ऐसे बना लेते हैं सर। अब मान के चलिए 6l² यहाँ भी है और πl² यहाँ भी है, तो आप यहाँ से l² कॉमन ले सकते हैं। क्या ले लें? l² हम कॉमन ले लें, तो l² कॉमन लेने के बाद यहाँ हमारा बच जाएगा 6 और प्लस यहाँ हमारा बच जाएगा क्या चीज़? पाई बच जाएगा, है ना, और यहाँ 4। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 हम लिखेंगे और इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे। तो इसका भिन्न का जोड़ निकालिए तो l² इंटू 4 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 में 1 से भाग दीजिएगा तो 4, 6 और चौक 24, यानी कि 4 में 1 से हम डिवाइड किए तो 4 आया, 4 को 6 से गुना करेंगे 24 होगा और यहाँ हो जाएगा पाई। अब यहाँ देखिए तो l² 24 प्लस पाई बटा 4, तो इसका मतलब हो जाएगा सर जी कि l² 24 प्लस पाई और जो 4 है वो यहाँ निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि फुल्ली कॉन्सेप्टेड से 1/4 l² 24 और प्लस पाई इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए इसका हम हल करते हैं। हल बोल रहा है दवा का एक कैप्सूल। आप लोगों ने दवा का कैप्सूल देखा होगा कि किस प्रकार रहता है। आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि दवा के कैप्सूल के सिरे पे एक अर्धगोला टाइप का लगा हुआ होता है। एक अर्धगोला टाइप का लगा हुआ होता है जो दोनों मिलके एक कैप्सूल का निर्माण करता है ना। तो आइए हम थोड़ा एक चित्र बना लें कैप्सूल का। मान के चलिए कि एक बेलन है, कैप्सूल देखिए ऐसा ही होता है ना, और इसके सिरे पे यानी कि यहाँ एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, एक अर्धगोला लगा हुआ है। चलिए हम अर्धगोला बना दें। आई होप कि कैप्सूल ऐसा ही होता होगा नहीं, होता ही है, आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना। तो बोल रहा है कि एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई, जो कैप्सूल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जो लंबाई है वो 14 mm है। कितना है? 14 mm है। कितना है सर? 14 mm। और उसका व्यास है 5 mm। और उसका व्यास क्या है? 5 mm। मान के चलिए कि अगर ये इसका व्यास है अर्धगोले का, है ना, तो इसका व्यास जो है वो है कितना? 5 mm। तो हम इसका व्यास लिख देते हैं 5 mm। भाई तो व्यास 5 mm दिया हुआ है तो आर निकाल लेंगे तो हो जाएगा d/2, यानी कि 5/2 हो जाएगा। तो आइए इसका हम हल करें, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले चलते हैं हम अर्धगोलाकार भाग में, फिर चलेंगे बेलनाकार भाग में। ठीक है ना, चलिए चलते हैं। तो हम लिखेंगे, मतलब इसमें आपको मतलब 2 फार्मूला का उपयोग होगा, है ना। पहला फार्मूला तो लग जाएगा आपका अर्धगोले का क्षेत्रफल और दूसरा फार्मूला आपको लग जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, है ना। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh। यानी कि हमको बेलन में h चाहिए, r चाहिए, है ना, और जो r बेलन का होगा वही r अर्धगोले का होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग में, अर्धगोलाकार भाग में। तो अर्धगोलाकार भाग में चलेंगे तो अर्धगोलाकार भाग में यानी डी जो दिया हुआ है वो 5 mm दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है? 5 mm। तो डी जब दिया हुआ रहेगा तो हम आर निकालेंगे तो ये डी बाई कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 5 बटा कितना हो जाएगा? 2। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 mm। ये हमारा त्रिज्या निकल के आया, है ना। तो अर्धगोलाकार भाग में हमें सिर्फ और सिर्फ आर चाहिए था, लेकिन बेलनाकार भाग में हमको आर भी चाहिए और एच चाहिए। तो आइए अब हम यहाँ लिखते हैं बेलनाकार भाग में। तो बेलनाकार भाग में हमें आर जो आर अर्धगोले का होगा वही आर बेलन का भी हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा सर? 2.5 mm।
2.5 अब इसकी ऊंचाई हम निकालते हैं, तो बेलन की ऊंचाई यदि हम निकालेंगे यानी कि h बराबर निकालेंगे, तो संपूर्ण क्या चीज, संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई में से ये दोनों अर्धगोला का जो लंबाई है उसको हम घटा देंगे, तो ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, है ना। तो 14 है और त्रिज्या कितना है सर, त्रिज्या है 2.5 इसका और 2.5 इसका भी लंबाई और इसका भी लंबाई, दोनों हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ के और इसको हम घटा देंगे, तो आ जाएगा 14 में से आप अढ़ाई अढ़ाई को जोड़िए तो हो जाएगा कितना, 5, और 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो बेलन का ऊंचाई हमारा कितना हो गया सर, 9 हो गया। बेलन का ऊंचाई कितना हो गया, 9। देखिए h बराबर पूरे कैप्सूल की लंबाई में से अर्धगोले का क्या, अर्धगोले का हम त्रिज्या यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई हो गई, दोनों को जोड़ के और 14 में घटा दिए, हमारा क्या आ गया आंसर, 9। कितना आ गया, 9। ये हो गया हमारा बेलन का ऊंचाई। अब हम कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले हम बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बेलन का क्षेत्रफल, और इसमें हम 2 ठो अर्धगोला है तो 2 गुने लिख देंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, है ना। यहाँ 2 इसलिए लिखे कि 2 ठो अर्धगोला है। अब आ जाइए, तो बेलन का क्षेत्रफल हमने बताया था 2πRh, है ना, और इसमें 2 गुने अर्धगोले का हम क्षेत्रफल बताएंगे 2πr²। कितना, 2πr²। अब देखिए, अगर कोई चीज़ कॉमन मिल रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिए, है ना। तो 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, हम क्या करेंगे, 2πr क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा सर, h बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा सर, 2 बचेगा और एक r बचेगा, क्योंकि एक r बाहर में है। तो चलिए 2 का 2 रह जाएगा, पाई का मान आप जानते हैं, है ना, और r का मान अभी अभी हमने निकाला था कि 2.5 निकाले हैं, और h यानी कि बेलन का जो ऊंचाई है वो 9 है, और 2 गुने कितना हो जाएगा सर, 2.5, है ना। अब ऐसा करिए, इन दोनों को भी सही कर दीजिए, यानी कि दशमलव उड़ा के 10 नीचे लिख दीजिए, है ना। दशमलव उड़ने के बाद एक अंक है, तो एक अंक के बाद क्या पड़ेगा, 0 होना है ना, 0 होता है। अब देख लीजिए, अब हम इसको काटेंगे सर, तो कैसे कटेगा वो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो हम काट देते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 25, तो यहाँ पे कितना बच गया, 22 पचे दहोतल से, यानी 110 बटा कितना हो जाएगा, नीचे में 7, और यहाँ पर भी काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25, यहाँ क्या हो जाएगा सर, 14, जो कि हो जाएगा गुना में, क्या हो जाएगा, गुना में 9 और 5 कितना होगा, 14, है ना। अब देख लीजिए, तो 110 बटा 7 गुने 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 110 दूनी हो जाएगा कितना, 220 mm²। हम जब क्षेत्रफल निकाल लिए तो यहाँ कितना हो गया, 220 mm² हमारा आंसर आया, जो कि एक दवा का जो कैप्सूल था उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आया 220 सेंटीमीटर 20 mm आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बताइए, है ना। इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बताइए। सर एक तंबू बनाया गया है ना, और तंबू में शंकु भी है और क्या है, बेलन भी है। चलिए हम चित्र द्वारा समझेंगे और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले एक तंबू बनाइए, है ना। एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है ना, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिस पे एक शंकु अध्यारोपित है,
यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो बेलनाकार भाग यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई जो है 2.1 मीटर है। क्या चीज़ है? यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, यानी ऊंचाई जो है 2.1 मीटर और इसका व्यास जो है वो है 4 मीटर। व्यास कितना है सर? 4 मीटर। और यही कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मतलब यहाँ से हो गई तिर्यक ऊंचाई शंकु की, ये जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर है। सर जी इसमें सब कुछ दे दिया गया, सिर्फ और सिर्फ व्यास से हमको त्रिज्या निकाल लेना है और शंकु और बेलन का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देना है और तंबू का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, है ना। और तंबू का क्षेत्रफल जब प्राप्त होगा तो प्रति मीटर स्क्वायर 500 रुपये की दर से हम तंबू का क्षेत्रफल में गुना कर देंगे तो हमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी पता चल जाएगी, ठीक है ना। अब आइए मतलब कि बेलनाकार भाग में अब चलते हैं, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग में। तो बेलनाकार भाग में देखिए कि बेलनाकार भाग में आप देख रहे होंगे कि इसका व्यास जो है वो d बराबर 4 mm है। व्यास कितना है? 4 मीटर, mm नहीं है। तो व्यास जिसको हम d से सूचित करते हैं 4 है। इसमें हम r निकाल लेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा? d बटा 2, 2 दूनी 4, तो r बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 मीटर। अब आइए शंक्वाकार भाग में चलते हैं सर, है ना। तो शंक्वाकार भाग में चलते हैं, लिखेंगे शंक्वाकार भाग में। तो शंक्वाकार भाग में शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो बेलन में हमें आर पता चल गया है, एच अभी नहीं पता चला है, तो वो एच को देखिए हम कैसे निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था कि एच बराबर, है ना, पूरे मतलब बेलन का हम ऊंचाई निकालेंगे, है ना। तो बेलन का ऊंचाई निकालना नहीं है, बेलन का ऊंचाई दे रखा है जो है 2.1 मीटर। अगर नहीं दे रखा होता तब निकालते, ऐसे दे रखा है एच बराबर कितना? 2.1 मीटर बेलन की ऊंचाई है। शंक्वाकार भाग में पाई आर एल, यानी कि हमें आर का मान तो हमें पता ही है, आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। कैसे कि जो मतलब मान के चलिए कि ये जो व्यास है, तो व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, है ना। तो ये त्रिज्या यहाँ तक की हो गई, ये त्रिज्या हो गई यहाँ तक की जो 2 है, और इसकी त्रिज्या जब इतनी है तो जाहिर सी चीज़ है सर कि इसकी भी त्रिज्या वही होगी और इसकी भी त्रिज्या वही होगी। तो जो 2 इसका निकला है तो 2 इसका भी होगा और 2 इसका भी होगा। तो आर बराबर हमारा कितना हो गया? 2 मीटर। आर बराबर कितना हो गया हमारा? 2 मीटर। अब एल हमारा जो है तिर्यक ऊंचाई जो दिया हुआ है वो है 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है 2.8 मीटर, है ना। तो अब दोनों का हमें निकल गया है ना। सूत्र के मुताबिक, फॉर्मूला के मुताबिक आर भी मिल गया, एच भी मिल गया, एल भी, सब था ही, ठीक है ना। चलिए अब हम लिखते हैं कि तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, है ना। तो अब हम चलते हैं, तो बेलन का क्षेत्रफल हम लिखेंगे 2 पाई आर एच और शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। देखिए अगर दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लिख लीजिए। तो कॉमन मिल रहा है पाई आर और पाई आर, तो हम क्या करेंगे? पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, है ना। अब देखिए पाई आर कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया 2 और h, तो यहाँ लिखेंगे 2h और यहाँ बच गया l। अब बैठा दीजिए, पाई का मान सर 22/2, आर का मान सर 2 गुने ऊंचाई, है ना। तो 2 गुने 2.1 बेलन की ऊंचाई है ना, और प्लस एल है 2.8, एल जो तिर्यक ऊंचाई था उसको, है ना। अब इसे दशमलव उड़ा के नीचे 10, इसे दशमलव उड़ा के नीचे 10। चलिए अब इसको काट भी देते हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा सर 5 दूनी 10 और 14 दूनी 28।
चलिए सॉल्व करिए। तो 22 हो जाएगा यहाँ पे सर, बटा 7 गुने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 21/5 प्लस 14 बटा कितना 5। चलिए 22 दूनी कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा सर। 22 दूनी 44 बटा कितना हो जाएगा 7। इधर हो जाएगा 21/5 और प्लस 14/5। इसे आगे चलते हैं तो 44/7, 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे 5 होगा, ऊपर में 21 प्लस 14 है ना, बराबर 44/7 गुने, चलिए गुना करते हैं, ठीक है, गुने 21 और 14 को जब आप जोड़िए तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3 होगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 7 कितना कटेगा 35, और 7 से 7 कैंसिल, निकल के आया कितना 44 मीटर स्क्वायर। ये जो 44 मीटर स्क्वायर आया, ये हमारा संपूर्ण तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। संपूर्ण तंबू का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन इसमें कैनवास लगाना है ना, जो कैनवास लगाना है उसका 1 मीटर कैनवास लगाने में 500 रुपया लगता है। तो हमारा कितना मीटर आ गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे सर, हम यहाँ लिखेंगे कि 1 मीटर कैनवास लगाने में 500 रुपया है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कैनवास की लागत 1 मीटर में कितना था, 1 मीटर में 500 रुपया। तो ये 44 मीटर स्क्वायर है, 44 मीटर स्क्वायर में हम 500 रुपया को क्या करेंगे गुना कर देंगे, हमें कैनवास की लागत निकल के आ जाएगी। 500 को 44 से गुना करिएगा तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 22,000 रुपये की लागत हमें तंबू में कैनवास लगाने के लिए लगेगी। आशा है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।